निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फिशिंग कैट जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही। पहला स्टेटमेंट है, भारत में फिशिंग कैट मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में एवं सुंदरबन क्षेत्र में मिलती है। दूसरा, इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और साइट्स की अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया। तीसरा, इसे पश्चिम बंगाल के राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है। अब आपको बताना है कि फिशिंग कैट के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए, ये खबर है, ओडिशा स्टार्ट्स प्रोजेक्ट टू कंजर्व भितरकनिका फिशिंग कैट। तो भितरकनिका में पाए जाने वाली फिशिंग कैट को संरक्षण प्रदान करने के लिए उड़ीसा द्वारा एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की बात की जा रही है। ओके, यहीं पे बात किया जा रहा है कि जो फिशिंग कैट के बारे में कि ये जो प्रोजेक्ट है इनको कंजर्वेशन का, ये ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है और ये एक 2 साल का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है फिशिंग कैट के लिए, किसमें? भितरकनिका नेशनल पार्क। और जो कहाँ पे लोकेटेड है? केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा का, वहाँ पे। अगर बात की जाए फिशिंग कैट की IUCN स्टेटस की, तो आप देख सकते हैं इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है IUCN की रेड डाटा लिस्ट के अंदर। और जो ये प्रोजेक्ट है ये बेसिकली फंडेड किसके द्वारा किया जाएगा? ये जो ओडिशा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको फंडेड किया जाएगा। चलते अब आगे। अगला प्रश्न है, मारीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इसे उन्नत टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली के रूप में शामिल किया है। दूसरा, इसका विकास रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया। अब आपको बताना है कि मारीच के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इसे एक उन्नत टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली के रूप में शामिल किया है। नहीं, ये भारतीय वायुसेना में नहीं, जबकि किस में शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में। इसके चलते ये पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ। चले अब आगे देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, इंडियन नेवी इंडक्ट्स इंडिजेनसली डेवलप्ड एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, मारीच नाम है। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डेवलप्ड इंडिजेनसली बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो इसकी इनकमिंग जो भी टॉर्पीडो आएगी उसको डिटेक्ट करने में, लोकेट करने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में ये सक्षम है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है मारीच तो उसका हम सही जवाब देंगे। अब चले अब आगे। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई? ऑप्शंस है केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। बताना होगा कि प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश ने शुरू किया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए, 29 जून की खबर है, कोरोना वायरस ट्रीटमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है। क्या नाम है उसका? प्रोजेक्ट प्लेटिना। लॉन्च किसके द्वारा शुरू किया गया? ये महाराष्ट्र सरकार। चलिए अब आगे। ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रतिवर्ष 29 जून की तिथि पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दूसरा, महालनोबिस मॉडल तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्यरत था, जिसने भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण की दिशा में काम किया। अब जवाब देना है कि ए, बी, सी या डी।
सही उत्तर क्या है? 5 सेकंड का टाइम है आप सभी बच्चों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हर साल भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो महालनोबिस जिस मॉडल की बात की जा रही है, जिसने भारत के रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में काम किया, वो 3rd 5 ईयर प्लानिंग में नहीं, वो सेकंड पंचवर्षीय जो योजना है उसमें ये कार्यरत था। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो 29 जून की जो तिथि है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती में उनके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। देखते हैं क्यों बनाया था हमने प्रश्न। ये देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 29 जून की खबर है। सांख्यिकी दिवस आज 29 जून 2020 को मनाया गया और इसका जो थीम है सतत विकास लक्ष्य SDG है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 2 लाइन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए लिखा है, इस साल सांख्यिकी दिवस 2020 का मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्य SDG 3, जो क्या है, सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सबकी भलाई को बढ़ावा देना, और SDG 5 अर्थात लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना था। चलिए अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बताइए A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उत्तर प्रदेश। देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 29 जून की खबर है PIB पे कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा रामपुर यूपी में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया। ठीक है, और इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें कौशल विकास की ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों, कोचिंग, कोरोना जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेल कूद की गतिविधियाँ हो सकेगी, जिसके चलते ये सांस्कृतिक सद्भाव मंडप ये चर्चा में आया है। और जो यूपी का इंटरव्यू जिन बच्चों की कॉल हुई है उनके लिए एक एक्स्ट्रा एक न्यूज़ के रूप में इसको याद रखेंगे कि ये सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की शुरुआत क्यों की गई, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलते अब आगे। ये देखिए प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस योजना की शुरुआत केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में की गई तथा इसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। दूसरा है, योजना के अंतर्गत खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तीसरा, योजना बड़े पैमाने पर लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के दृष्टिकोण को अपनाती है। अब आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ, दूसरा सही है और तीसरा सही है। देखो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ, ये एक इसमें लिखा है कि इसकी शुरुआत सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में की गई है, नहीं, जबकि इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ऑलरेडी मैं 2-3 बार पुराने MCQs की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी ये जो पहला स्टेटमेंट था बाकी पूरा सही है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में शुरुआत की गई है और 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में इसको लागू किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच में 60:40 के अनुपात में इसमें खर्च को शेयर किया जाएगा और इसमें योजना का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अप्रोच को हमने इसमें अपनाया है। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखो 30 जून आज की ही खबर है, गवर्नमेंट लॉन्चेस PMFME स्कीम टू हेल्प माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस।
ठीक है। जो सूक्ष्म जो फूड प्रोसेसिंग जो उद्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पूरी स्कीम क्या है नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से लगाई है। हालांकि यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दी गई है, जैसे कि इस स्कीम में PMFME स्कीम है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ है उनको 30% की सब्सिडी मिलेगी जितनी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, लेकिन उसकी जो एक सीलिंग होगी, अधिकतम सीमा वो कितनी होगी, वो 10 लाख रुपए तक की होगी, ठीक है। और जो भी बेनिफिशियरी है उनको कम से कम 10% का प्रोजेक्ट लागत का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बाकी उनको लोन की राशि के रूप में प्राप्त होगा। उसके साथ साथ जो 2 लाख के करीब जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ है उनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये इसकी कुछ विशेषताएं है, बाकी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपके लिए इस पूरी स्कीम को लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज स्कीम। देखो संदर्भ क्या था इसका, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने 29 जून 2020 को एक आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसी के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज अर्थात PMFME योजना की शुरुआत की है। जो इस योजना के अंदर कुल मिला के 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और जो 9 लाख कुशल मतलब स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो एम्प्लॉयमेंट इसमें उनका सृजन किया जाएगा और उसके साथ साथ सूचना, प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के माध्यम से लगभग इसके ज़रिए 8 लाख इकाइयों को बेनिफिट होगा। चलते अब आगे। ये देखो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो स्कीम की। पहली बात तो कि जितने भी हमारे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं उनके उन्नयन के लिए इस योजना के तहत वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता दी जाएगी। और उसके उद्देश्य से क्या किया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर, याद रखना ऑल इंडिया लेवल पे है, किसकी शुरुआत की है, एक केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज स्कीम की शुरुआत की है। किसके लिए शुरुआत की गई है, फिर से रिकॉल करा देता हूं मैं आपको। जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है देश के अंदर जितने भी, उनको वित्तीय, तकनीकी और प्रोफेशनल सर्विसेज और सपोर्ट देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और जिससे कि 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 से 24-25 में 5 वर्षों की अवधि में इसको लागू किया जाएगा। अब इसके तहत जो खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसका कैसे शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में। अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और हिमालयन स्टेट्स की, तो वहाँ केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी होगी वो 90:10 की होगी और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको बियर किया जाएगा। आगे चलते हैं। फिर देखो इस योजना में निवेश का प्रबंध, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसको मैनेज करने के लिए और जितने भी आम सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने और जितने भी उत्पाद है उनके विपणन के मामले में एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। अब इसके लिए जो एक जिला एक उत्पाद का जो दृष्टिकोण है उसमें राज्य की भूमिका देखते हैं। क्या है ये देखिए, राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद की पहचान करेंगे। मतलब किस राज्य में किस जिले से कौन से उत्पाद को सिलेक्ट करना है उसका जो निर्णय कौन लेंगे, राज्य लेंगे। फिर उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो उत्पाद है वो क्या होते हैं ये बात की गई है। इसमें बताया गया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पाद खराब होने वाला उत्पाद, यानी कि जो खराब होने की संभावना है, या अनाज आधारित उत्पाद, या एक जिले और उसके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित कोई खाद्य उत्पाद हो सकता है। मतलब भाई किस जिले से कौन सा प्रोडक्ट होगा तो वो क्या हो सकता है, इन्होंने बताया जैसे कि वो आम भी हो सकता है, आलू हो सकता है, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, ये सारे नाम हैं। मछली पालन, मुर्गी पालन, मांस के साथ साथ पशु चारा भी इसमें शामिल हो सकता है ODOP में। उसके साथ इसमें क्या बोला है, अपनी इकाई के अगर वर्तमान में ऑलरेडी किसी के पास कोई छोटी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है तो उसके उन्नयन की इच्छुक मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती है। और जो लेकिन उसकी एक मैक्सिमम एक सीलिंग होगी कि वो अधिकतम जो लाभ होगा वो 10 लाख रुपए प्रति इकाई होगा। तो ये कुल मिला के हमारी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के बारे में हमने बात की।
कैसे काम करेगी, क्या सेंट्रल का स्टेट का जो रेवेन्यू या इसमें एक्सपेंडिचर का शेयरिंग पैटर्न होगा वो बात की, कितने टाइम के लिए 2020-21 से 24-25 तक, ये सारी चीज़ें हमने इसमें चर्चा की। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब। अब आप बताइए कि किल कोरोना कैंपेन की शुरुआत किस राज्य ने की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, ये 29 जून कल की लाइव मिनट की खबर है। लिखा है इसमें, कोविड-19 अपडेट, मध्य प्रदेश टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि वो डोर टू डोर सर्वे लॉन्च करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, तेज़ी से इंडिया में कोविड-19 पेशेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकारें अलग अलग तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना कैंपेन की शुरुआत की है। वहीं इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे की बात की गई है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके, ताकि लोगों में फैले ना। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी इन्होंने बोला है चेज दी वायरस इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत की है। चलते अब आगे। ये देखिए, अगला प्रश्न है और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व बैंक स्टार्स प्रोग्राम के द्वारा स्कूली शिक्षा प्रणाली में शासन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए भारत की मदद करता है। दूसरा, स्टार्स कार्यक्रम भारत के सभी के लिए शिक्षा विजन के अनुरूप है। अब आप बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। तो पहले जान लेते हैं स्टूडेंट, ये स्टार्स प्रोग्राम है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो मैं लिख देता हूँ, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। स्ट्रेंथनिंग, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ओके, तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बेसिकली जो इस प्रोग्राम को जो कार्यक्रम है स्टार्स, इसको 1994 में लॉन्च किया गया था। और किस वजह से लॉन्च किया गया था? ताकि शिक्षा में लर्निंग आउटकम, भारत में शिक्षा में लर्निंग आउटकम, इसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अभी लगातार तरह तरह की जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया का लर्निंग आउटकम उतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए अभी जो वर्ल्ड बैंक ने है 6 राज्यों में उसने एक अप्रूव किया है $500 मिलियन यूएस डॉलर। उसने बोला है कि वो भारत को प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि भारत में क्या हो, लर्निंग आउटकम और भारत सरकार का जो सभी के लिए शिक्षा का जो विज़न है उसको प्राप्त करने में आसानी होगी। और किन अभी 6 जो स्टेट्स है, 6 राज्यों के लिए इसको अप्रूव किया गया है। उन 6 राज्यों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। MP, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो अभी जो राशि जो खर्च की जाएगी $500 मिलियन यूएस डॉलर की, वो इन 6 राज्यों के अंदर जो लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए खर्च की जाएगी। अब इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रख लेते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार्स जो प्रोग्राम है वो समग्र शिक्षा अभियान, एक हमारा अभियान है शिक्षा में, समग्र शिक्षा अभियान, इसके जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपको देखना है, एक होमवर्क है कि ये समग्र शिक्षा अभियान है क्या, ये आपका होमवर्क है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा कि समग्र शिक्षा अभियान है क्या, कैसे आया, किन किन कंपोनेंट से या कौन कौन सी स्कीम्स थी जो हमारी पुरानी वो मिलके समग्र शिक्षा अभियान बना, वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले खुद से प्रयास करना है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखो, आज के द हिंदू की खबर है, द स्टार्स प्रोजेक्ट
नीड्स एन ओवरऑल, तो यहाँ पे स्टार्स प्रोजेक्ट की बात की गई है। ये आर्टिकल वैसे भी मैं आपको बोलूँगा एजुकेशन भारत में जो एजुकेशन की स्थिति क्या क्या किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हमारी क्या क्या क्षमताएं है, किस तरह से हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उन सब के लिए आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना। ये आपका होमवर्क है। ये आज के द हिंदू का ही आर्टिकल है। चलिए अब आगे। ये देखो, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की? दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक? बताइए कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली। देखते क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर है, दिल्ली गवर्नमेंट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक। तो ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लाज्मा बैंक होगा अपने तरह का, जो क्या करेगा, कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको ये डेडिकेटेड है। तो ये न्यूज़ याद रखेंगे। चलते अब आगे। ये देखो, प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह केंद्र ड्रग मानक नियंत्रण संगठन के अधीन कार्यरत एक विभाग है जो भारत में ड्रग के विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक निर्धारित करता है। दूसरा, यह दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करता है। अब हमें बताना है कि DCGI के बारे में ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, CDCSO पे हम चर्चा कर चुके हैं, DCGI पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये किसके, कौन से मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑलरेडी हम इस पर चर्चा कर चुके थे। इस बार ये जो ड्रग वाला, वैक्सीन वाला, कहाँ इंडिया में कैसे कैसे ट्रायल होते हैं, ICMR की भूमिका, ये इस बार प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट। तो इसको हम अच्छे से 2-3 बार इनसे जुड़े हुए जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट आ रहे हैं, सब पे हम लगातार चर्चा करते आए और आगे भी आएगा तो फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार प्रीलिम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर है, DCGI नोट फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन क्या है? कोविड-19 की एक वैक्सीन है। देखते हैं इसके बारे में, एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन, द कंट्रीज फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड-19। मतलब कोविड-19 के इलाज के लिए इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट है, नाम है कोवैक्सीन। तो इसके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी है DCGI ने। तो जैसे कि हम पहले ही CDSCO के कार्य के बारे में क्या काम करता है और अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, वो ऑलरेडी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उसी के अधीन ये एक विभाग के रूप में काम करता है। इसलिए DCGI, CDSCO ये हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है, खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो खोलोंगचू नदी पर अवस्थित है। दूसरा, यह वर्ष 2020 तक भूटान में 10,000 मेगावाट क्षमता स्थापित क्षमता को प्राप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता का एक भाग है। अब हमें बताना है कि खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इमेज दिखाई थी कैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट काम करता है। और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलते हैं, मैं बस आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि ये 600 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट होगा जो खोलोंगचू रिवर भूटान में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। चलते हैं, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर है, इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फास्ट जॉइंट, जो पहले जॉइंट हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसके लिए दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। 600 मेगावाट का खोलोंगचू है। ठीक है, इसको माइलस्टोन का दर्जा दिया गया है दोनों देशों ने आपस में इसको। तो यहाँ पे हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे बस। इंडिया एंड भूटान टुक ए मेजर स्टेप टू फॉरवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 मेगावाट खोलोंगचू प्रोजेक्ट
और ये कहाँ पे? फर्स्ट हाइड्रो पावर जॉइंट वेंचर है इन भूटान्स लेस डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ, ये यहाँ पे एक भूटानी नेम है, आप देख लेना थोड़ा सा, मुझे भी यहाँ साफ नज़र नहीं आ रहा। तो भूटान के जो कम विकसित पूर्वी क्षेत्र है उसमें इसको डेवलप किया जाएगा। भारत और भूटान का जॉइंट वेंचर है और 6000 मेगावाट का है और खोलोंगचू रिवर पे इसको बनाया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज SLACC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे अनुकूलन एवं क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के तहत स्थापित विशेष जलवायु परिवर्तन कोष स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। दूसरा, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा SLACC अर्थात सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया। अब बताना है कि SLACC के बारे में A, B, C या D, सही उत्तर क्या है? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हुआ ये देखते हैं। इसमें लिखा है कि ये अनुकूलन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के तहत स्थापित किया गया। नहीं, ये विश्व बैंक नहीं, यहाँ पे जो है UNFCC के अंतर्गत, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे UNFCC के तहत स्थापित विशेष जलवायु परिवर्तन कोष द्वारा इसको फंड दिया जाता है, ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दूसरा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा SLACC प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ SLACC है क्या, ये क्या काम कर रहा है। इसका SLACC का उद्देश्य स्टूडेंट्स प्रगतिशील जो किसान हैं उनके सहित 200 से अधिक प्रमाणित जो क्लाइमेट स्मार्ट सामुदायिक संसाधन व्यक्ति है जिनको CRPs बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, और उसके साथ साथ गांव में 100 से अधिक युवा पेशेवरों के साथ एक कैडर का निर्माण करना है ताकि क्लाइमेट प्रूफ प्लानिंग और अनुकूलन के माध्यम से उनकी आजीविका को सुरक्षित किया जा सके। और अभी SLACC को महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, मनरेगा केंद्र और अन्य केंद्र प्रायोजित जो परियोजनाएं हैं उनके साथ समन्वय के साथ इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। मैंने जो बोला वो काफ़ी लंबा बोला है, आप उसको एक बार दोबारा सुन के नोट कर लेना क्योंकि इस स्लाइड में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको लिख सकूं। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को कि हमने सस्टेनेबल लाइवलीहुड और अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक क्यों आया हमारे सामने कि क्वेश्चन बनाया जाए। ये देखो 29 जून की खबर है, इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन कीप्स वाटर रनिंग इन भौजदारी इवन इन ड्राई मंथ्स। तो यहाँ पे हमारी इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन अप्रोच की बात की जा रही है, उसी के चलते मैंने SLACC इस पे प्रश्न बनाया है स्टूडेंट। ओके, चलते अब आगे। ये देखिए आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है, एक सेकेंड रुकिए। अभ्यास प्रश्न है हमारा कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन CAFE, जो हाल ही में चर्चा में रहे। सॉरी, पहला CAFE विनियमन का उद्देश्य 100 से अधिक कार्मिकों वाली कंपनियों में विद्युत खपत को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना है। दूसरा, भारत में CAFE विनियमन को वर्ष 2017 में लागू किया गया। अब आपको बताना है कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा। ये देखिए 27 जून को मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न था मोना लोवा वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट था कि ये मनीला में स्थित है, नहीं ये हवाई में अवस्थित है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। एक प्राचीनतम कार्यरत कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्टेशन है, बाकी पूरा सही है, सिर्फ लोकेशन की वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए पहला तो हुआ रॉन्ग और दूसरा है सही। किलिंग कर्व मोना लोवा वेधशाला द्वारा निरंतर प्रेक्षित मापन द्वारा हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है उसको नापने के लिए एक ग्राफ है, ये बिल्कुल सही है। और इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। आप में से लगभग सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहे स्टूडेंट्स। ओके,
निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।